जो बॉलीवुड की जो बुरी हालत हो रही है जी वो क्या इसी कारण है? बिल्कुल, बॉलीवुड की हो, पॉलिटिकल आप विपक्ष की बात करें चाहे उनकी हो, या फिर हम जो सो कॉल्ड धर्म के ठेकेदार हैं उनकी बात करें, जो इन्फॉर्मेशन लिमिटेड होती थी, चाहे बॉलीवुड की बात करें, चाहे पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें, क्योंकि राजनीति के बारे में लोगों में बहुत लिमिटेड लोग चर्चा करते थे, नुक्कड़ पे, गली में, अखबार में, जो उनको जितनी एक्सेस उनका था इन्फॉर्मेशन पे। लेकिन अब एक्सेस अनलिमिटेड हो गया है। तो ये बात अभी इन सबको नहीं समझ में आ रही है कि इस बदलाव को किस तरह से एडजस्ट करें, अडेप्ट करें, और इसका निचोड़ या इसका तोड़ कैसे निकाला जाए। तो उनको तोड़ समझ में नहीं आ रहा है, एंटीडोट उनके पास नहीं है कि इसका एंटीडोट क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि बॉलीवुड की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बॉलीवुड में बदलाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे कंटेंट किस तरह से का बनाया जा रहा है वो, क्योंकि फिल्में सिर्फ एक एंटरटेनमेंट ही नहीं होती हैं। फिल्में एक बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत इफ़ेक्टिव मीडियम माना जाता है, क्योंकि मैं एक मास कॉम के बैकग्राउंड से भी हूँ और इस पूरे काम से जुड़ी हुई हूँ। तो सबसे पहले यही पढ़ाया सिखाया जाता है कि ऑडियो विजुअल मीडियम जो होता है ये सबसे इफ़ेक्टिव टूल होता है। हम किस तरह के ब्रेन्स शेप अप कर रहे हैं, लोगों पे उसका कितना असर पड़ता है। हम उसका यही देख सकते हैं कि कोई भी किस तरह के कपड़े, किस तरह के बाल, फैशन, लोगों पे एकदम बड़ा प्रभाव होता है कि अरे मुझे वैसे ही कपड़े लाने हैं, वैसे ही इंटीरियर कराना है, सीरियल में लोग देखते हैं। तो ये इतना लिमिटेड नहीं रह जाना कि अरे लोग खुश हो गए, तालियां बजाए और निकल गए। लोग उसको अडेप्ट करते हैं, प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो उस तरह से एक फिल्म मेकर की जिम्मेदारी मुझे लगता है बढ़ जाती है, और ये है भी एक फिल्म मेकर की बड़ी जिम्मेदारी होती है। और आप जब इतने बड़े देश में रहते हैं, आपको बड़े लोगों से प्यार मिलता है, आपको स्टार बनाते हैं, आपको बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़े तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री, सबसे इतनी पुरानी इंडस्ट्री होने के नाते, और इतना पुरानी जो हमारी सभ्यता है, उसकी भी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है। तो अब ये डिजिटाइजेशन के बाद जो चेंज है, क्योंकि पहले लोगों को वही, जैसे क्योंकि ज्ञान नहीं था, आधा अधूरा ज्ञान था, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी, वही कुछ भी फूहड़ चीज़ें दिखाई, लोगों को खुश किया, पैसे कमाए, और उनको लगता था कि हम तो बहुत होशियार हैं क्योंकि हमें पैसा कमाना आता है, हम जनता को बेवकूफ़ बनाना जानते हैं। अब जनता समझदार हो गई है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम इंटेलिजेंट कंटेंट कहाँ से लेके आए। हमको अब रिसर्च करनी पड़ेगी, हमें तो स्कूल कॉलेज जाना पड़ेगा। वो 8वीं पास 10वीं पास लोग अपने आप को, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो फिल्में बना के लोगों को बेवकूफ़ बना के और मनी का मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। तो अब वो प्रोसेस उनके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, क्योंकि ऑडियंस मैच्योर हो गई है। उनको एक वेल रिसर्च्ड अच्छा कंटेंट चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं सही मानों में कहूँ तो अब ऑडियंस कहीं न कहीं जर्नलिस्टिक काइंड ऑफ फ़िल्में देखना पसंद करती है, जिसका रियलिटी से कोई संबंध हो, कहीं कुछ हुआ हो, इतिहास की बात हो, संस्कृति या धर्म की बात हो, तो सच्ची घटनाओं पे बेस्ड चीज़ें देखना चाहते हैं। जो कुछ हुआ ऐसा नहीं, कुछ भी लार्जर देन लाइफ कुछ उनको पसंद नहीं है। जैसे आदिपुरुष का हाल हुआ, उन्होंने हालाँकि रामायण के नाम पे कुछ ऐसा करने की, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, लेकिन लोगों को लार्जर देन लाइफ नहीं चाहिए। अभी उनको सच्चाई देखनी है। जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसीलिए हम देख रहे हैं जो इस समय ट्रेंड चल रही है कि बड़े-बड़े स्टार जो हैं वो हमारे मुँह की खा रहे हैं। अक्षय कुमार जी की जो है वो सीरीज़ में सारी की सारी फ़िल्में फ्लॉप हो गईं। जी। हमारे लाल सिंह चड्ढा जी जो थे वो खेत रहे, और हमारे धर्मा प्रोडक्शन और शाहरुख खान को मिलके पूरा एक फेक नैरेटिव बनाना पड़ा। उसमें जितनी उनकी कमाई हुई उतना ही उन्होंने खर्च किया शायद, या शायद ज़्यादा खर्च किया जैसा लोग कह रहे हैं। तब जाके उसको जो है एक फेक नैरेटिव सक्सेसफुल फिल्म का बना पाए। लेकिन साथ में ही आप देखिए कि लो बजट फिल्म्स जैसे कि कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स को तो सब जानते हैं, लेकिन जैसे कार्तिकेय 2 कार्तिकेय 2, या कांतारा, एग्ज़ैक्टली। कंतारा हुँ। या इस तरह की जो फिल्में थी, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया। एब्सोल्युटली। 20-20, 25-25 करोड़ के बजट पे नए कलाकार लेके, और आदि पुरुष जैसा आपने कहा वो तो उसके 150 पीछे की करोड़ खर्च करके भी प्रभास फेल हो गए।
वही वजह है ना कि देखिए, चाहे हम देश के विपक्ष की बात करें, उनको ये पैराडाइम शिफ्ट नहीं समझ में आ रहा। बॉलीवुड की बात करें, उनको भी नहीं समझ में आ रहा। उनको लगता है कि ये सरकार की साजिश है। विपक्ष को भी लगता है मोदी जी की साजिश है, बॉलीवुड को भी लगता है मोदी जी की ये साजिश है। तो मोदी जी सबकी को साजिशें करके विफल कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि इसको सफल कैसे करना है। आपको अगर किसी की साजिश है, तो आपको खुद को बेटर करना पड़ेगा ना। अगर आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको इम्प्रूव करके, खुद को बेटर करके आगे लेके आना पड़ेगा। आप वही चीज़ें रिपीटेडली कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पहले अगेन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन कम था। लोग बॉलीवुड से कुछ देखा, यहाँ पे लाके बना दिया और लोगों को एंटरटेन करके बेवकूफ़ बना के पैसे कमाते थे। अब तो पहले ही लोग नेटफ्लिक्स पे और इस तरह के जो ओटीटी हैं, अनलिमिटेड चीज़ें अवेलेबल हैं एट कन्वीनियंस, सस्ते में, घर बैठ के आराम से एसी में अपने घर में होम थिएटर पे लगा के लोग देखते हैं रात को, जब भी उनको टाइम मिलता है। अब कौन वो घटिया पुअर चीज़ें देखेगा? इतने महंगे उस पे आप 150 करोड़ में एक स्टार को साइन करते हैं। अब दिखाते कि आदिपुरुष पृथ्वीराज चौहान अक्षय कुमार को बना देते हैं, जो कि ना तो उनके किरदार में वो जस्टिस कर पाते हैं, ना ही एक्टिंग सही कर पाते हैं। अब मतलब विद ऑल द रिस्पेक्ट टू पृथ्वीराज चौहान, उनके पूरे किरदार का क्या उन्होंने हाल किया, तो मतलब बहुत बुरा हाल किया। एग्जैक्टली मैंने तो इंटरव्यू भी किया था चंद्र प्रकाश द्विवेदी का, बल्कि स्पेशल जी। रिक्वेस्ट आई थी उनका इंटरव्यू करने के लिए। हम्म, उस इंटरव्यू में भी वो बिल्कुल कन्विंस नहीं कर पाए। और अब तो जो बिल्कुल टैबू सब्जेक्ट्स हैं, जैसे उदाहरण के लिए अजमेर 92, अब वो ये एक ऐसा विषय है जिसको राजस्थान के बाहर कोई नहीं जानता था, लेकिन अब उसके ऊपर 2-2 फिल्में बन रही हैं, जी जबकि 30 वर्ष हो गए उस घटना को। तो कैसे देखती हैं आप इसको? बिल्कुल। जैसे कि हम बात कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि जो बदलाव इस देश में आया है, और एक जो वर्ग था उसकी आवाज़ को दबाया जाता था, और उन मुद्दों पर बात करने से उनको रोका जाता था कि अगर आप ऐसा करेंगे तो सेक्युलरिज्म हमारा भंग हो जाएगा, क्योंकि हम तो सेक्युलर हैं, तो हम इस तरह के मुद्दों पे बात नहीं कर सकते। तो एक तो मिथ टूटा है, मोदी जी वो एक आवाज़, एक भावना के रूप में मिले हैं। लेकिन अब बहुत कम लोग इस बात को जानते थे, शायद वो जो जर्नलिस्टिक या मीडिया या पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होंगे, उन्हीं तक ये जानकारी लिमिटेड थी कि अजमेर 92 क्या है, 92 में क्या हुआ था। इतने बड़े स्तर पर लड़कियों के साथ जो अ, वारदातें हुई, उसके बारे में कभी किसी ने बात करने की हिम्मत नहीं की। या जब भी हम किसी अपराध की बात करते हैं, तो हम यही क्यों करते हैं? वैसे तो जब हम आतंकवाद की बात करते हैं तो कहते हैं कि अपराध का धर्म नहीं होता। लेकिन अजमेर 92 की बात करें, कश्मीर फाइल्स की, केरला स्टोरीज़ की बात करें, तो फिर धर्म हो जाता है। वहाँ पे धर्म आ जाता है। यहाँ पे हिपोक्रेसी, फिर से हिपोक्रेसी तो क्योंकि हम हिपोक्रेट हैं, हम कन्वीनिएंटली जहाँ पे जो शिफ्ट फिक्स होता है वो लगा लेते हैं। बात अपराध के बारे में हो रही है, चाहे कश्मीर फाइल्स की बात करें, क्या 90 के दशक में कश्मीर में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ, क्या वो नहीं हुआ था? हुआ था ना। तो फिर सच्चाई को आगे लाने में क्या चिंता है? कौन सा तूफान आ जाएगा? आपके ऊपर थोड़ी ना सवाल है, जिन लोगों ने किया उन पे बात है। केरला स्टोरीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी यही है कि जो ग्लोबली एक आतंकवाद का पैटर्न था, है, उसके ऊपर चर्चा हो रही है, उसके ऊपर अवेयरनेस की जा रही है। और मुझे लगता है कि देश की सुरक्षा, सबसे राष्ट्रीय सुरक्षा तो सबसे बड़ी होती है, सबसे पहले होती है। और जो उसको भंग करने के लिए अलग-अलग पैटर्न से, अलग-अलग लेयर्स में सारी चीज़ें चलती हैं, हम सब जानते हैं। चाहे आतंकवाद के जो भी अलग-अलग रूप हैं, उसमें से एक ये भी था। तो उस पे बात करना, ये भी कहा कि देखो प्रधानमंत्री देश का बात कर रहा है, ऐसे कैसे कर सकता है? देश के प्रधानमंत्री की तो सबसे पहले ज़िम्मेदारी है कि देश की सुरक्षा के ऊपर अगर कहीं सवाल हो रहा है, लड़कियों को अगर उसका शिकार बनाया जा रहा है, तो वो एड्रेस नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? वो हिम्मत होनी चाहिए ना कि आप हर धर्म, हर राजनीति से ऊपर उठकर मुद्दे को एड्रेस करें। अजमेर 92 की बात कर लेते हैं। अजमेर 92 जब से मीडिया में इस पे चर्चा होनी शुरू हुई है, सब यही कह रहे हैं कि अरे दरगाह से इसको नहीं जोड़ा जाए। दरगाह की बात ही नहीं है, अजमेर तो शहर का नाम है, अजमेर तो पूरा सिटी को जाना जाता है। वैसे जितने भी लोग थे वो सब दरगाह से संबंधित थे। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ दरगाह की तो बात नहीं हो रही है ना कि ये दरगाह को बदनाम करने की साजिश नहीं है। सवाल उनसे होना चाहिए कि जो दरगाह से एसोसिएटेड थे, उसके और बावजूद दरगाह ने जो कन्विक्ट हुआ था, जी। जो 2 व्यक्ति कन्विक्ट हुए हैं, उसमें जो मुख्य था आरोपी फारूक चिश्ती, उसको उन्होंने बाकायदा एम्प्लॉयमेंट पे वापस रखा है। तो यही मैं कह रही हूँ कि ये सवाल होने चाहिए उनसे, रादर देन ये कि आप तो ये कहें कि ऐसे कैसे आपने फिल्म बना दी, आप तो मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। मुसलमानों को बदनाम नहीं किया जा रहा, एक अपराध को उजागर किया जा रहा है।
आप जो गलत कर रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। अपराधियों को संरक्षण क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपको कोई आपके धर्म से आता है, अगर कोई मेरे धर्म से आता है और वो किसी का गला काट दे रहा है, तो मैं उसको संरक्षण दूँगी। ये तो मॉरली इनकरेक्ट है, इनजस्टिस है। हमें तो हक की बात करनी चाहिए ना, क्योंकि हम तो शांति की, हक की बात करते हैं। तो महिलाओं के साथ जो हिंसा हुई, जो इतने बड़े स्तर पर कितनी दर्जनों लड़कियों के साथ क्या जघन्य अपराध हुआ, उस पे बात नहीं होनी चाहिए। और अपराधी को वापस आप उसको उस नौकरी पे रख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ा सवाल उन लोगों से होना चाहिए। 72 हूरों पे भी बात करें तो वो यही कहते हैं कि आप कैसे 72 हूरों पे बात कर रहे हैं, ये तो हमारी आस्था का विषय है। क्योंकि 72 हूरों में कब से आस्था होने लगी, मुझे समझ में नहीं आता। और एक भाई साहब कश्मीर से आते हैं, वो माजिद हैदरी, वो कह रहे थे, या अल्लाह हर एक मुसलमान को हूर देना, उसको 72 नहीं, बहुत सारी हूर देना, आमीन। और वो ऐसे ऐसे मोमिना को क्या देना? मोमिना को तो कुछ नहीं मिलेगा। वही मिलेगा, वही। हाँ, वो उन हूरों की सरदारनी होगी। सरदारनी, ये तो साजिद रशीदी की थ्योरी है। वो तब से वो सब लोग वही थ्योरी को रिपीट करें, कॉपी पेस्ट, वही सरदारनी होगी।